हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय नंबर 3 के प्रश्न उत्तर और प्रमुख शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको यहाँ पर प्रश्न उत्तरों को समझना है और आप इसे अपने ढंग से अपनी नोटबुक में कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ें। आगे सबसे पहले हम कृत्रिम रेशा और प्लास्टिक चैप्टर के प्रमुख शब्दों की चर्चा करेंगे। इसमें हमें सबसे पहले एक्रिलिक के बारे में पढ़ना है। एक्रिलिक वे वस्त्र होते हैं जो ऊन से निर्मित प्रतीत होते हैं लेकिन संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं। उन्हें एक्रिलिक कहा जाता है। आगे हमें कृत्रिम रेशम के बारे में पढ़ना है। कृत्रिम रेशम ऐसे वस्त्र होते हैं जो काष्ठ लुगदी के रसायन उपचार से प्राप्त होता है, उसे कृत्रिम रेशम कहते हैं। यह प्राकृतिक रेशम के समान सदृश्य होते हैं। आगे हमें नायलॉन के बारे में पढ़ना है। नायलॉन एक संश्लेषित रेशा होता है जिसका निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। यह प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। इसकी मदद से हम पैराशूट और पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्सियों का निर्माण करते हैं। आइए आगे हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ें। प्लास्टिक एक बहुलक है। प्लास्टिक की इकाइयां रेखीय या क्रॉसबद्ध तरीकों से व्यवस्थित होती है। प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है जिससे इसे कोई भी आकार दिया जा सके। यह दो प्रकार की होती हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आइए आगे हम पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ें। यह एक संश्लेषित रेशा है। इससे बने कपड़ों में सिलबटें आसानी से नहीं पड़ती। यह सपाट रहता है तथा सरलतापूर्वक धुल जाता है। पॉलिएस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उसकी गंध प्रदान करते हैं। आइए आगे हम पॉलीमर के बारे में पढ़ें। पॉलीमर एक संश्लेषित रेशा की छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाइयां वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है जो उस प्रकार अनेक छोटी इकाइयों से मिलकर एक बड़ी एकल बनाते हैं जो पॉलीमर या बहुलक कहलाता है। आइए आगे हम पॉलीथीन के बारे में पढ़ें। पॉलीथीन प्लास्टिक का उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में लाई जाने वाली पॉलीथीन थैली बनाने के काम में आता है। आइए हम आगे रेयॉन के बारे में पढ़ें। रेयॉन या कृत्रिम रेशम दोनों एक ही चीज हैं। रेयॉन भी हमारा कृत्रिम रेशम के समान होता है। यह देखने में बिल्कुल प्राकृतिक रेशम जैसा प्रतीत होता है। आइए आगे हम संश्लेषित रेशे के बारे में जानें। वे रेशे जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं उसे हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। यह पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि के द्वारा नहीं बनाया जाता है। आइए आगे हम टेरिलिन के बारे में पढ़ें। टेरिलिन एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है जिसका उपयोग टेलीकॉट बनाने में किया जाता है। टेरिलिन को हम जब सूती के साथ मिला के वस्त्र बनाते हैं तब वह वस्त्र टेरिकॉट कहलाता है। आइए हम थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ें। ऐसा प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर या ऊष्मा दिए जाने पर मोड़ा जा सकता है, मोड़कर इसे अन्य सांचों में ढाला जा सकता है, उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। आगे हमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बारे में पढ़ना है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम नहीं पड़ता या जो गर्म करने के बाद अन्य सांचों में नहीं ढाला जा सकता, उसे हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। यह ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। आइए आगे हम प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करें। हमारे पास इस प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में टोटल 15 प्रश्न हैं। हम एक एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न लेते हैं। पहले प्रश्न में कहा गया है कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं।
तो आपको जैसा कि इस पाठ में बताया गया है कि वे रेशे जो मानव निर्मित होते हैं, वह रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे 2 प्रकार के रेशे हमारे पास उपलब्ध हैं। वे रेशे जो हमें पेड़-पौधे, जंतु आदि से मिलते हैं, उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जबकि वे रेशे जो मानव स्वयं तैयार करता है, उसे हम मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे कहते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में सही उत्तर को चिन्हित करना है। इसमें हमें एक कहा इसमें हमें कहा गया है कि रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि आगे 3 ऑप्शन दे रखा है, जिसमें हमें एक सही उत्तर को चुनना है। पहला ऑप्शन है इसका रूप रेशम समान होता है, दूसरा ऑप्शन है इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है और तीसरा ऑप्शन है इसके रेशों को प्राकृतिक रेशे के समान बुना जा सकता है। तो पहले ऑप्शन की ओर देखें तो इसका रूप रेशम समान होता है। यह हमारे कथन का सही उत्तर नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसे काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, रेयॉन को हम काष्ठ लुगदी की मदद से तैयार करते हैं। यह इसलिए हमारा इस कथन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। यहाँ हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इसमें पहला प्रश्न है का संश्लेषित रेशे डैश अथवा डैश रेशे भी कहलाते हैं। यहाँ आपको संश्लेषित रेशों को 2 नामों के बारे में बताना है। संश्लेषित रेशों को हम मानव निर्मित रेशे या फिर कृत्रिम रेशे कहते हैं। आगे देखें संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाता है। आपको बताया गया है कि यह पेट्रो रसायन कहलाता है। आगे हम गा की ओर आगे बढ़ते हैं। गा में संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है। प्लास्टिक भी एक संश्लेषित रेशा है। आइए आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि नायलॉन रेशे से निर्मित 2 वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती हो। आपको प्रमुख शब्दों में 2 वस्तुओं के नाम बताए गए थे। वह हैं नायलॉन से निर्मित पैराशूट और नायलॉन से निर्मित रस्से जो पहाड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। यह 2 वस्तुएं बहुत प्रबल होती हैं। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ें। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। देखिए, प्लास्टिक पात्रों का उपयोग खाद्य पदार्थों के संचयन के लिए किया जाता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सबसे पहला यह अनअभिक्रियाशील होता है, यह वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। इसमें दूसरा यह विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं और अंत में तीसरा यह हल्का और प्रबल होता है, इसलिए हम इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के संचयन में करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। आपको पता है कि थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर मोड़ा जा सकता है और इसको पुनः उपयोग किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करने पर मोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता है। आइए आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ें। समझाइए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। पहला, इसमें डेगची के हत्थे और दूसरा विद्युत प्लग स्विच या प्लग बोर्ड। देखिए, आपको पता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वह ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है, इसलिए डेगची के हत्थे ऊष्मा के कुचालक के रूप में बनाए जाते हैं, जबकि विद्युत प्लग स्विच और प्लग बोर्ड यह विद्युत के कुचालक के रूप में बनाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ें। निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते हैं में वर्गीकृत कीजिए। हमारे पास नीचे कुछ लिखे हुए पदार्थ हैं जिसमें से कुछ को पुनः चक्रित किया जा सकता है तथा कुछ को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता है। आइए देखें किसको हम पुनः चक्रित कर सकते हैं और किसको हम पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं। देखिए, टेलीफोन यंत्र ये हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए यह पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। अगला है हमारा प्लास्टिक खिलौने।
प्लास्टिक खिलौने हमारा पुनःचक्रित किए जा सकते हैं क्योंकि ये थर्मोप्लास्टिक से बने होते हैं। कुकर के हत्थे, यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं, इसलिए पुनःचक्रित नहीं किए जा सकते। अगला है सामग्री लाने वाले थैले। यह थर्मोप्लास्टिक से बने हुए होते हैं, इसलिए इनको हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। बॉल पॉइंट पेन, इसको भी हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। प्लास्टिक के कटोरे, इसको भी हम पुनः चक्रित कर सकते हैं। विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, इसको हम पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं। अगला है प्लास्टिक की कुर्सियां। प्लास्टिक की कुर्सियों को भी हम पुनः चक्रित नहीं कर सकते। आगे है विद्युत स्विच। विद्युत स्विच भी हमारा पुनः चक्रित नहीं हो सकता है। देखिए इसमें हमारे पास प्लास्टिक खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, ये चीजें ऐसी हैं जिसको हम पुनः चक्रित कर सकते हैं क्योंकि यह थर्मोप्लास्टिक से बने हुए होते हैं। जबकि टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, प्लास्टिक की कुर्सियां, विद्युत स्विच, यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम पुनः चक्रित नहीं कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। देखिए गर्मियों में पहनने के लिए हमें हवादार कपड़े खरीदने चाहिए। चूंकि संश्लेषित कपड़े में छिद्र नहीं होते, इसलिए इसमें पसीना सूखने में परेशानी होती है। इसमें पसीना आराम से नहीं सूख पाता, जबकि सूती कपड़ों में छिद्र होता है, इसमें पसीना आराम से सूख जाता है। इसलिए गर्मियों में राणा को सूती वस्त्र खरीदने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। प्लास्टिक असंक्षारक होती है। यह विद्युत की कुचालक होती है, इसलिए इसे बिजली की वायर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। पानी की बोतलों के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक पानी से असंक्षारक है। रासायनिक पदार्थ को इसमें भंडारित किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आगे बढ़े। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और सुक एक ही पदार्थ के बनने चाहिए? अपना उत्तर स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हम जो ब्रश यूज करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका हैंडल और उसका सुक दोनों एक ही पदार्थ से बने हुए होने चाहिए। अगर हम बात करें तो हैंडल हमारा कठोर होता है तथा सूक मुलायम होता है, जिससे दांतों की सफाई की जाती है। चूंकि हैंडल तथा सूक अगर एक ही पदार्थ के बनने लग गए तो हैंडल मुलायम हो जाएगा या तो सूक कठोर हो जाएगा। दोनों ही परिस्थिति में हम ब्रश का उपयोग अपने दांतों को साफ करने के लिए नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाथ से पकड़ने वाला हैंडल कठोर होना चाहिए और दांतों पर घिसने वाला सूक मुलायम होना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। जहां तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, परंतु यह पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि यह ना जल्द जलता है, ना ही प्राकृतिक जीवाणु द्वारा आसानी से अपघटित होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग जहां तक हो सके कम करना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ें। यहाँ आपको कॉलम ए तथा कॉलम बी दिया गया है, जिसमें हमें कॉलम ए से कॉलम बी को मिलान करना है। यहाँ सबसे पहला कॉलम ए में है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वह है, पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा। पॉलिएस्टर के लिए हमारे पास कॉलम बी में चौथा ऑप्शन है, जो कि है कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते, यानी पॉलिएस्टर के कपड़े में आसानी से सिकुड़न या बल नहीं पड़ते। अगला है हमारे पास टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की बात करें तो हमारे पास इसके लिए पहला ऑप्शन भी नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा टेफ्लॉन का ना चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद अगला हमारे पास रेयॉन है। तो आप जानते होंगे रेयॉन का आविष्कार काष्ठ लुगदी का प्रयोग करके तैयार किया जाता है। आइए आगे नायलॉन के बारे में
देखिए नायलॉन का कौन सा ऑप्शन है, तो शेष बचा हुआ ऑप्शन नायलॉन का हो जाएगा। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और मोजा बनाने के उपयोग में किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आगे बढ़ें। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी कीजिए। प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक स्रोत से मिलते हैं, परंतु संश्लेषित रेशे दूसरे पदार्थों से तैयार किए जाते हैं, इसलिए यह रेशे प्राकृतिक उपज पर निर्भर नहीं करता। अतः संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक होता है। आइए आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 यह कह रहा है कि यह प्रदर्शित करते हुए एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। आइए इसके लिए हम विद्युत का एक डायग्राम बनाते हैं। आप इस चित्र में विद्युत का एक डायग्राम देख रहे हैं, जहां हमारे पास एक तरफ बैटरी है और बैटरी से हमने एक वायर लिया है और वायर का एक सिरा बल्ब में तथा दूसरा सिरा हम लाकर खाली छोड़ दिए हैं। इसी तरह बैटरी से हमने दूसरा सिरा निकाल के हमने खाली छोड़ दिया है। अब इन दोनों खाली सिरों के बीच में थर्मोप्लास्टिक की कुछ वस्तुएं हम लगाकर देखते हैं कि बल्ब जलता है कि नहीं। जैसे हमने पॉलिथीन लगाया, अब हम पॉलिथीन लगा के देखें कि बल्ब जल रहा है कि नहीं। यदि पॉलिथीन विद्युत का सुचालक होगा तो यह इन दोनों के बीच में लगने के बाद बल्ब जल जाएगा। इसी तरह हम नायलॉन, कुकर के हत्थे आदि का प्रयोग करके हम देख सकते हैं कि विद्युत बल्ब नहीं जला। जबकि यदि हम यहाँ पर कोई धातु, तांबा, स्टील आदि रखें तो यह बल्ब तुरंत जल जाएगा। इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक की वस्तुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आपको ये सभी क्वेश्चनों के आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आंसरों को आप अपनी समझदारी से लिखिए। आइए अब एक फैक्ट के बारे में जानें। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। सन 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पन्न कर दिया। यह नए रेशों से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच जो हुआ था के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद अब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो इसकी पूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पादन के लिए एक भारी काला बाजार था। एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था। कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 3 को यहाँ विराम देते हैं और आगे की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।